नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आज हम हिंदी व्याकरण से संबंधित आज हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। और दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है। और यदि आप सभी को पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं, इससे पहले हमने हिंदी साहित्य से संबंधित और हिंदी व्याकरण से संबंधित विभिन्न वीडियो को अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो अभी आपको इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, क्रिया के मूल को कहते हैं धातु कहते हैं। क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु ही संस्कृत शब्दों के निर्माण के मूल तत्व हैं। जैसे क्र धातु से बने शब्द संज्ञाकार, विशेषण, कर्मठ, क्रिया, करोत, क्रिया, सक्रिय, करना। और अन्य महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है उसे पद कहते हैं। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है उसे पद कहते हैं। और अगला फैक्टर, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध दूसरे शब्द के साथ स्थापित हो उसे कारक कहते हैं। अगला फैक्टर, दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के संयोग से बनने वाले नए शब्द को समास कहते हैं। और अगला प्रश्न दूसरा है, जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे व्याकरण कहते हैं। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याकरण वी धन आ धन करण से मिलकर बना है और इसका अर्थ विशेष रूप से आख्यान करना होता है। व्याकरण को किसी भाषा के लिखित और बोलचाल के रूपों को यथार्थता समझाने वाला शास्त्र कहते हैं। इसमें शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है। प्रश्न है तीसरा, सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। वाक्य से अलग रहने पर शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर शब्द को कहते हैं पद। जब वाक्य से अलग रहता है शब्द तो उसे शब्द कहते हैं, और वाक्य में प्रयुक्त होने पर उसे पद कहते हैं। तो इसका उत्तर विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। वाक्य से अलग रहने पर शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर शब्द पद कहलाता है। कई पदों का एक साथ वाक्य में प्रयोग होने पर वह पदबंध कहलाता है। कई पदों का एक साथ वाक्य में प्रयोग होने पर वह पदबंध कहलाता है। प्रश्न है चौथा, लड़का किताब पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? लड़का किताब पढ़ रहा है, इसमें कर्ता कर्म क्रिया है, तो विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। लड़का किताब पढ़ रहा है, तो इसमें लड़का कर्ता है संज्ञा, और किताब कर्म है, ये भी संज्ञा है, और पढ़ रहा है ये क्रिया है। तो इस प्रकार लड़का किताब को पढ़ रहा है, अतः यहाँ कर्ता कर्म क्रिया का प्रयोग हुआ। अब देखते हैं संज्ञा से संबंधित प्रश्नों को। और प्रश्न है पांचवा, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? तो वो व्यक्तिवाचक। विकल्प ए सही है। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गांधी जी, गंगा, काशी आदि। और राम गांधी जी कहने से एक व्यक्ति का, गंगा कहने से एक नदी का, काशी कहने से एक शहर का बोध होता है, तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है छठवां, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही संज्ञा पदबंध का विकल्प हो। तो चलिए देखते हैं। चार ताकतवर लोग उस अलमारी को उठा पाएं। चार ताकतवर लोग उस अलमारी को उठा पाएं, तो इसमें संज्ञा पदबंध बताना है।
तो इसमें संज्ञा पदबंध चार ताकतवर लोग, विकल्प डी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त वाक्य में संज्ञा पदबंध का सही विकल्प चार ताकतवर लोग हैं। वस्तुतः पदबंध वाक्य के उस भाग को कहते हैं जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो दें किंतु पूरा अर्थ देने में असमर्थ हो। पदबंध को वाक्यांश भी कहते हैं। प्रश्न 7वां, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहें, लाख टके का मोल। रहीमन द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है संज्ञा, विकल्प बी सही है। संज्ञा, बड़े शब्द का प्रयोग संज्ञा के रूप में हुआ। और इसकी व्याख्या देखते हैं। रहीम द्वारा लिखित उपर्युक्त पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग संज्ञा के रूप में हुआ। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। उपर्युक्त पंक्ति में बड़ाई, बोले, बोल, बड़े शब्द की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये विशेषण हुए और बड़े शब्द संज्ञा। अगला प्रश्न है 8वां, द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त दुरुक्ति द्वार द्वार है, तो इसमें द्वार द्वार समग्रता प्रकट करने के अर्थ में है, विकल्प डी सही, विकल्प डी सही है। द्वार द्वार भटकना में दुरुक्ति द्वार द्वार समग्रता प्रकट करने के अर्थ में है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। द्वार द्वार संज्ञा शब्द की दुरुक्ति है। दुरुक्ति का अर्थ है दोहराना, एक उक्ति को दो बार उच्चारित करना होता है। इसकी रचना सार्थक शब्दों की आवृत्ति से होती है। प्रस्तुता वाक्य में द्वार द्वार दुरुक्ति का प्रयोग समग्रता प्रकट करने के अर्थ में हुआ। अब देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। दुरुक्ति विभिन्न अर्थों का द्योतक है जो इस प्रकार है। पहला, पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में भाई भाई का प्रेम। और दूसरा है अतिशय प्रकट करने के अर्थ में दाने दाने का मोहताज, काले काले बाल, ये सभी। और भेद बताने के अर्थ में रंग रंग के फूल, नए नए खेल। और चौथा, एक जाति होने के अर्थ में छोटे छोटे लड़के। और पांचवा, अभाव के अर्थ में छोटी छोटी वस्तु, फीका फीका रंग। और निश्चय के अर्थ में आएगा जाएगा, ये निश्चय के अर्थ में। अगला है निम्नलिखित वाक्य के अनुसार संज्ञा उपवाक का विकल्प बताइए। दीपक ने कहा कि वह कल नहीं आ सकता, तो इसमें संज्ञा उपवाक्य है। इसमें दीपक ने कहा, ये संज्ञा उपवाक्य है, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। दीपक ने कहा कि वह कल नहीं आ सकता, इस वाक्य में संज्ञा उपवाक्य है कि वह कल नहीं आ सकता। संज्ञा उपवाक, इस उपवाक के पूर्व की का प्रयोग होता है और यह कर्म या पूरक का कार्य करता है। और संज्ञा उपवाक के बारे में, जो आश्रित उपवाक के संज्ञा की तरह व्यवहार करे उसे संज्ञा उपवाक के कहते हैं। जो आश्रित उपवाक के संज्ञा की तरह व्यवहार करे उसे संज्ञा उपवाक कहते हैं। और अगला प्रश्न है, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। तो संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को विश्लिष्ट कहा जाता है। इसका उत्तर विकल्प बी से। हिंदी व्याख्या देखते हैं। हिंदी व्याकरण में विभक्तियों के प्रयोग की विधि निश्चित है। हिंदी में दो तरह की विभक्तियां हैं, विश्लिष्ट और संश्लिष्ट, जिनमें संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियां विश्लिष्ट होती हैं, अर्थात अलग रहती हैं, जैसे राम ने। और सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्तियां संश्लिष्ट या मिली होती हैं, जैसे उसका, उस, तुमको, ये सभी है। अगला प्रश्न 11 नंबर, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। इसमें जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। कुछ व्यक्तियों में कुछ विभिन्न विचित्र गुण होते हैं। वे दुर्लभ गुणों के कारण उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। उन व्यक्तियों का नाम लेते ही उनका वो गुण दिमाग के सामने आ जाता है। ऐसी स्थिति में इनका जातिवाचक के रूप में प्रयोग होता है। जैसे भीष्म पितामह शब्द सुनते ही दृढ़ प्रतिज्ञा वाले व्यक्ति का चरित्र सामने आता है। कुछ उदाहरण द्वारा इसे समझा जा सकता है, जैसे हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, विभीषणों से बचो। तीसरा, कलयुग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं। चौथा है, वह तो एकलव्य है, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है।
उपर्युक्त उदाहरणों में जयचंद विश्वासघात, विभीषण देशद्रोही, एकलव्य गुरु भक्ति के प्रतिनिधि के रूप में प्रयुक्त हुआ। अगला प्रश्न है, इनमें से भाववाचक संज्ञा है। तो इनमें से भाववाचक चिंता भाववाचक संज्ञा है, विकल्प डी सही। जिस शब्द में व्याख्या है, जिस शब्द में किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, क्रोध, चिंता, ममत्व, मनुष्यता, लड़कपन इत्यादि ये भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, इनमें से भाववाचक संज्ञा है। तो इनमें से भाववाचक संज्ञा अमीरी भाववाचक संज्ञा है, विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। उपरयुक्त विकल्पों में अमीरी शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। वस्तुतः जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है वो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य अमीर, गरीब तथा भिक्षुक जातिवाचक संज्ञा है। अमीर, गरीब तथा भिक्षुक जातिवाचक संज्ञा है। और जातिवाचक संज्ञा बूढ़ा, लड़का, मित्र, पंडित ये सभी जातिवाचक हैं। और भाववाचक बुढ़ापा, लड़कपन, मित्रता, पंडिताई ये भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है 14, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता है, विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भाववाचक संज्ञा प्रायः 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, सर्वनाम से, क्रिया से तथा अव्यय से, इन 5 प्रकारों से बनती है। और राष्ट्र एक जातिवाचक संज्ञा है और इसका भाववाचक रूपांतरण राष्ट्रीयता होगा। अगला प्रश्न है, सुंदर की भाववाचक संज्ञा है। तो सुंदर की भाववाचक संज्ञा ए और बी यानी कि सुंदरता और सौंदर्य दोनों है। इसका उत्तर विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही। सुंदर की भाववाचक संज्ञा सुंदरता और सौंदर्य दोनों होता है। प्रश्न है 16, दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है। तो दासत्व तो ये भाववाचक संज्ञा है, विकल्प सी सही, विकल्प सी सही। दास शब्द में त्वा प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा दासत्व बनती है। और अगला प्रश्न है, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इनमें से लेखक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, ये जातिवाचक संज्ञा, विकल्प सी सही है। लेखक जातिवाचक संज्ञा है, जबकि त्रिपिटक, भारत तथा गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। अन्य महत्वपूर्ण तत्व व्यक्तिवाचक संज्ञाएं देखते हैं। सिंधु, अमेरिकी, सोमवार, दीपावली ये सभी व्यक्तिवाचक हैं। और जातिवाचक जुलाहा, ठग, प्रोफेसर, वर्षा ये सभी जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है 18, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है। तो इसमें अर्थ के आधार पर वाक्य निषेधवाचक है, तो इसमें नहीं का प्रयोग हुआ है, तो ये निषेधवाचक है, विकल्प बी से। जिस वाक्य से किसी बात या कार्य के न होने का बोध हो वह निषेधवाचक होता है। प्रस्तुत वाक्य में निषेधवाचक वाक्य। और अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प भीड़ है, विकल्प ए सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। उपरयुक्त शब्दों में भीड़ शब्द समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जबकि दूध, पर्वत, मीठा क्रमशः द्रव्यवाचक, दूध द्रव्यवाचक है, पर्वत जातिवाचक है और मीठा भाववाचक है। ये संज्ञा के उदाहरण है। और अब देखते हैं सर्वनाम से संबंधित प्रश्नों को। प्रश्न 20, कतिपय हिंदी वैयाकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो यह किया जाता है सर्वनाम के लिए किया जाता है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अतः सर्वनाम को कतिपय हिंदी वैयाकरणों द्वारा संज्ञा का प्रतिनिधि कहा गया। अगला प्रश्न है 21वां, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। तो ये आप सब, ये विकल्प सी सही है। विकल्प सी से में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष मैं, हम लोग, मध्यम पुरुष आप सब, तुम और अन्य पुरुष वह, ये, वे, या ये सभी इस प्रकार। अगला प्रश्न है, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो श्रोता के लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या देखने से पहले हम आप सभी से रिक्वेस्ट
करेंगे कि यदि सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। वो चाहे हिंदी साहित्य से संबंधित हो, चाहे व्याकरण से संबंधित, सभी वीडियो पड़े हुए हैं, आप जाकर उसमें देख सकते हैं। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों जिसमें स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। उत्तम पुरुष में लेखक या वक्ता, और मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता, और अन्य पुरुष में अन्य लोग आते हैं। इसके 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष मैं, हम, मुझे, मुझको, हमारा। मैं, हम, मुझे, मुझको, हमारा। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, तुझे, तुझको, तुम्हारा। तू, तुम, आप, तुझे, तुझको, तुम्हारा। अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये, इसे, इसको, उसे, उसको, ये सभी हैं। अगला है कोई और कुछ। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ इत्यादि। प्रश्न है 24, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। विकल्प सी सही है। प्रस्तुत वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है जिस सर्वनाम से 2 वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। 25, यह काम मैं आप कर लूँगा। यह काम मैं आप कर लूँगा। आप पंक्तियों में आप है, ये आप निजवाचक सर्वनाम है। विकल्प बी सही है। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है। निजवाचक सर्वनाम आप का प्रयोग निम्न अर्थों में होता है। निजवाचक आप का प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चय के लिए होता है, और निजवाचक आप का प्रयोग दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए भी होता है। तीसरा है सर्वसाधारण के अर्थ में भी आप का प्रयोग होता है, और अवधारण के अर्थ में कभी कभी आप के साथ ही जोड़ा जाता है। और अगला है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। तो इसको पढ़ते हैं। आपको कोई परेशानी तो नहीं है। आपको कोई परेशानी तो नहीं है। तो इसका उत्तर होगा निजवाचक। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। आप निजवाचक सर्वनाम का भेद है, अतः उपरयुक्त वाक्य के आधार पर विकल्प ए सही है। वस्तुतः ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता के लिए या कर्ता के साथ अपनत्व प्रकट करने के लिए किया जाए उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। निजवाचक सर्वनाम आप, अपने आप, स्वयं, निज, स्वतः, खुद, ये शब्द आते हैं। अगला प्रश्न है 27, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। तो अविकारी रूप है वह, ये अविकारी रूप है। विकल्प ए सही है। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप वह है। प्रश्न है 28, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? तो इनमें से 10 गुना ये सर्वनाम नहीं। विकल्प डी सही है। विकल्प डी से 10 गुना सर्वनाम ना होकर विशेषण है। यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। चलिए अब पढ़ते हैं क्रिया के प्रश्नों को। प्रश्न है 29, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य में आए क्रिया के भेद का सही विकल्प हो। तो योग करके वह टहलने जाएगी। योग करके वह टहलने जाएगी। तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। उपरयुक्त वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है। वस्तुतः जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक कहते हैं। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण उसी समय दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक कहते हैं। प्रश्न है 30वां, कहत नटत रीझत खींचत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नयनन ही सो बात। उपर्युक्त दोहे में प्रयुक्त मुख्य क्रियापदों की संख्या है। तो इसमें क्रियापदों की संख्या 8 है।
8 है। चलिए देखते हैं व्याख्या। प्रयुक्त दोहे में प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त मुख्य क्रियापदों की संख्या 8 है। यह दोहा रीतकालीन रीत सिद्ध कवि बिहारी द्वारा रचित है, जो कि अंत्या, अनुप्रास, अलंकार तथा संयोग श्रृंगार रस का अद्भुत उदाहरण है। इसमें क्रियापदों का विवरण निम्न अनुसार है। कहत कहते हैं, इच्छा प्रकट करते हैं। नटत नाही नाही करते हैं। रिझत प्रसन्न होते हैं। और खींचत खींचते हैं। रंजिता होते हैं। मिलत मिलते हैं। खिलत पुलकित होते हैं। लज्जात लजाते हैं। ये सभी हैं। अगला है नेत्र के इशारे से परस्पर बातचीत करते हैं। इस दोहे में कवि ने उस स्थिति को दर्शाया है जब भारी भीड़ में भी दो प्रेमी बातें करते हैं और उसका किसी को पता तक नहीं चलता। ऐसी स्थिति में नायक और नायिका आंखों ही आंखों में रूठते हैं, मनाते हैं, मिलते हैं, खिल जाते हैं और कभी कभी शर्माते भी हैं। अगला प्रश्न अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इनमें से मैं अपने घर में रहूँगा। तो इसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ, इसका उत्तर विकल्प बी सही है। व्याख्या, जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया प्रधान होती है और दूसरी उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है, अतः विकल्प बी में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। अन्य विकल्पों में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है। अगला है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। वाक्य में उड़ रही क्रिया है, यह अकर्मक क्रिया है, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। चिड़िया आकाश में उड़ रही, वाक्य में उड़ रही अकर्मक क्रिया है। यहाँ पर कर्ता चिड़िया द्वारा स्वयं क्रिया उड़ना संपन्न कराया जा रहा, अतः यह अकर्मक क्रिया हुई। और अगला प्रश्न है 33, उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है। तो उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है। उठाना क्रिया का कर्मक रूप है, उठना, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है। उठना दौड़ना, सोना, रोना, लजाना इत्यादि अकर्मक क्रिया है। और प्रश्न है 34, निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है। तो इनमें से रोना अकर्मक क्रिया है, इनके अलावा काटना, बोना, धोना ये सभी सकर्मक हैं, इसका उत्तर विकल्प डी सही है। प्रश्न नंबर 35, निम्न वाक्य में कोष्ठक में दिए गए पद के परिचय वाला सही विकल्प चुनिए। तो अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया। अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया। तो इसमें क्रिया है, विकल्प डी सही है। तरस गया ये क्रिया है, विकल्प डी सही। और इसकी व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त वाक्य का पद परिचय इस प्रकार है। अपने यानी कि विशेषण है। गांव की मिट्टी, ये गांव की मिट्टी गांव की विशेष्य है, ये जातिवाचक संज्ञा है। और मिट्टी ये द्रव्यवाचक। छूने के लिए मैं तरस गया ये क्रिया है। प्रश्न 36, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो इनमें से सकर्मक क्रिया का प्रयोग विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। ऊपर विकल्प डी के वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, अन्य विकल्पों में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अगला है 37, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इनमें सकर्मक क्रिया का उदाहरण है पढ़ना, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, विकल्प सी सही। और इसकी व्याख्या देखते हैं। पढ़ना सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो करता है, परंतु फल दूसरे पर पड़ता है, वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 38, निम्न में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। तो इनमें से प्रेरणार्थक क्रिया सीखना नहीं, विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे को करने की प्रेरणा देता है अथवा करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इस क्रिया के दो भेद हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। और लिटाना, बुलाना, जगाना प्रेरणार्थक क्रिया है, जबकि सीखना मूल क्रिया है। और इसका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया सिखाना तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया सिखवाना इत्यादि।
प्रश्न अगला 39, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रियापदबंध का उचित विकल्प है। तो अब कमरा खोला जा सकता है, इसमें उचित विकल्प है खोला जा सकता है, विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त वाक्य में खोला जा सकता है वाक्यांश क्रियापदबंध का उदाहरण है। वस्तुतः क्रियापदबंध अनेक क्रिया पदों से मिलकर बनता है। जब क्रियाएं मिलकर एक क्रियापद का निर्माण करती हैं तो उसे क्रियापदबंध कहते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे क्योंकि सेशन लंबा हो जाएगा, तो क्रिया विशेषण इसके बाद पढ़ेंगे और दोस्तों यहीं पर समाप्त करेंगे। और दोस्तों यदि सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों यदि हमारे इससे पहले वाले सभी वीडियो देखना चाहते हैं, वो चाहे हिंदी साहित्य से संबंधित हो या हिंदी व्याकरण से संबंधित है, सभी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।